बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम अपना नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लॉ का। ठीक है ना बच्चों, आज हम अपना नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं लॉ का। तो आप फटाफट अपने पेन और नोटबुक्स ले आओ और नए पोर्शन की हेडिंग डालो बच्चों, दैट इज लॉ। बच्चों इस पोर्शन की हर एक चीज आपको राइटिंग में हर एक चीज लिखनी है बाय हैंड। ऐसा नहीं कि जो मैं नोट्स में बना रहा हूँ उसका आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, यू हैव टू नोट इट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालो लॉ। वैसे तो बच्चों बेसिकली आपको लॉ के बारे में बेस तो पता ही होगा कि लॉ क्या होता है क्या नहीं होता, लॉ कैसे बनता है, बट फिर भी क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लॉ की सारी चीजें बेस लेवल से पढ़ेंगे, फिर अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो लॉ के बारे में कुछ बातें समझते हैं स्टार्टिंग में जो होती हैं। बच्चों लॉ क्या है, ध्यान से देखना बच्चों। लॉ सिर्फ क्या है, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं, समझना, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि जुडिशरी एनफोर्स करवा सके। रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्सिएबल बाय जुडिशरी। रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्सिएबल बाय किससे, जुडिशरी से। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशरी बच्चों? जुडिशरी मीन्स हमारे कोर्ट्स। ठीक है ना, जुडिशरी मीन्स हमारे कोर्ट्स। आप किसी लेमैन से पूछोगे ना कि लॉ क्या है तो वो आपको रिप्लाई करेगा लॉ का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस। नो, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो क्या है, मान लो मैं आज अपनी क्लास में कोई रूल बना दूं कि भैया कोई भी बच्चा मेरी क्लास में फुटवेयर पहन के नहीं आएगा, तो बताना क्या वो लॉ बन गया? नो, क्योंकि क्या वो जुडिशरी से एनफोर्सेबल है? नो। तो लॉ मींस ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे जुडिशियल सिस्टम और जुडिशरी एनफोर्स करवा सकती है। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? लॉ। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ हो गई। बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉ हो गई। क्वेश्चन इज कितने टाइप्स के लॉ होते हैं सर? लॉ क्या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं? यस बच्चों, लॉ के बहुत सारे टाइप्स हैं। लॉ कैसा हो सकता है? लॉ कैसा हो सकता है? कमर्शियल या बिजनेस लॉ। कमर्शियल या बिजनेस लॉ। लॉ कैसा हो सकता है? लॉ हो सकता है सिविल लॉ। लॉ कैसा हो सकता है? लॉ हो सकता है क्रिमिनल लॉ। लॉ कैसा हो सकता है बच्चों? लॉ हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स हमारा भारत का संविधान। हमारे भारत का क्या? संविधान। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? तो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ, देयर कैन बी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। बच्चों जो सीए, सीएस, सीएमए के सिलेबस में जो लॉज हम पढ़ते हैं ना, जो बेसिकली लॉज हम पढ़ते हैं, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू कमर्शियल लॉ। ऐसा इसलिए बच्चों, आप सबको पता है बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, हमारा रोल बिजनेसेस के दायरे में आता है। हम मोस्टली जो लॉ पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? वी स्टडी बिजनेस लॉ। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन क्रिमिनल भी है, सिविल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, बट दिस इज ओनली अ शॉर्ट पोर्शन। मेजर पोर्शन जो है वो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप के लॉज। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है लॉ से रिलेटेड कि लॉ बनता कैसे है सर, हाउ लॉ इज मेड। जो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी पूछता है वो ये पूछता है हाउ लॉ इज मेड, या फिर इसे लीगली बोलते हैं इनएक्टेड, कि लॉ इनएक्ट कैसे होता है। हाउ लॉ इज इनएक्टेड, सर लॉ बनता कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में आपको ये समझा चुका हूं, बट क्योंकि वी आर स्टार्टिंग अ न्यू पोर्शन में एक बार आपको एक चीज और समझाऊंगा कि लॉ बनता कैसे है, फिर हम अपने एक्ट की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप नोट करते चलना, हाउ लॉ इज मेड। बच्चों किसी भी तरह के लॉ को बनाने के लिए सबसे पहले
फॉर्म करी जाती है क्या, एक कमेटी फॉर्म करी जाती है। क्या फॉर्म करी जाती है बच्चों, कमेटी। मान लो किसका एग्जांपल लें, किसका एग्जांपल लें बच्चों, किसी का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा करते हैं, मोटर व्हीकल का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, मोटर व्हीकल का। जब जब कंट्री में आने लगे मोटर व्हीकल्स, आपने मोटर व्हीकल्स पता है ना आपको, गाड़ी, स्कूटर, ये सब चीजें जब देश में आने लगी, क्या लगता है आपको इनसे कुछ प्रॉब्लम्स हुई? यस। जैसे जैसे देश में मोटर व्हीकल्स आई, एक्सीडेंट्स बढ़ने लगे, पॉल्यूशन बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ने लगी, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करा गया। और क्या करा गया, गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा जी ऐसा करो, एक कमेटी बनाओ, फॉर्म अ कमेटी। और उस कमेटी, पहली बात तो सर कमेटी में कौन लोग होंगे बच्चों, कमेटी में हम जैसे लोग, प्रोफेशनल्स लोग होंगे। कौन होंगे सर, लॉयर्स, जजेस, सीए, सीएस, सीएमए और जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो लॉ की नॉलेज रखते हैं। इस कमेटी के बनने के बाद इस कमेटी को कहा जाएगा कि आप फलाना फलाना प्रॉब्लम से जुड़े हुए फलाना फलाना रूल्स बनाओ। ठीक है ना, फलाना फलाना क्या बनाओ, रूल्स बनाओ। जैसे कि अगर कोई बाइक चला रहा है तो यू हैव टू वियर हेलमेट, पॉल्यूशन ना हो इसलिए पॉल्यूशन चेक करवाना है। ठीक है ना, गाड़ी चोरी भी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इंश्योरेंस जरूरी है। तो रूल्स बनाओ, कमेटी रूल्स बनाएगी। कमेटी रूल्स कैसे बनाएगी, कमेटी कुछ रूल्स खुद थिंक करेगी, खुद बनाएगी। कुछ रूल्स को क्या करेगी बच्चों, डिफरेंट कंट्रीज में लॉ होगा वहां से कॉपी करेगी। जैसे इंडिया का जो बेसिकली लॉ बनाया गया है वो यूके के लॉ को देख के बनाया गया है, तो वहां से कुछ कॉपी पेस्ट भी कर सकती है, अलाउड है। इन रूल्स को बनाने के बाद इसको ड्राफ्ट बिल के रूप में, ड्राफ्ट बिल के रूप में बच्चों पेश करा जाएगा। कहां पे, ड्राफ्ट बिल के रूप में पेश करा जाएगा कहां पे बच्चों, इसे पेश करा जाएगा पार्लियामेंट के सामने। कहां पेश करा जाएगा, पार्लियामेंट के सामने। सर पार्लियामेंट क्या होती है समझना, वैसे तो आपको पता होना चाहिए बट फिर भी समझा देता हूं बच्चों। अगर बात करी जाए गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है इंडिया में। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा एक सेकंड वेट करोगे, बस एक सेकंड में। हाँ जी बच्चों, सॉरी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट दो पार्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसे बोलते हैं असेंबली। बच्चों पार्लियामेंट के अगेन दो पार्ट्स हैं, एक होती है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। बच्चों लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा। असेंबली को बोलते हैं विधानसभा, यहां एक ही होती है। यहां तक कोई डाउट? मैंने क्या बताया, लोअर हाउस, अपर हाउस, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। बच्चों हम लोग जो वोटिंग करते हैं, जो अभी आप लोगों ने 2019 में वोटिंग हुई थी, वो किसकी हुई थी, लोकसभा। बच्चों हम लोग लोकसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं।
लोकसभा के मेंबर सिलेक्ट हो जाने के बाद ये सिलेक्ट करते हैं कौन, राज्यसभा के मेंबर्स, दे विल सिलेक्ट राज्यसभा मेंबर्स। हमने लोकसभा इलेक्शंस में 2019 में 2 लोकसभा के मेंबर्स चुने, लोकसभा के मेंबर्स मेंबर्स को चुनेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है ना। और विधानसभा के मेंबर्स भी हम ही चुनते हैं। आपको पता है स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं, हर स्टेट की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के मेंबर्स को हम चुनते हैं। अच्छा, विधानसभा के मेंबर्स को बोला जाता है एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन दोनों के मेंबर्स को बोला जाता है एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इन सबको क्या बोला जाता है, एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या यहां तक की बात समझ आई? पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली होती है विधानसभा। अगर लॉ सेंट्रली अप्रूव होगा, ठीक है ना, तो उसे पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा। अगर कोई स्टेट अपने लिए लॉ बना रही है, जो बना सकती है, पावर्स है स्टेट के पास, तो वो विधानसभा में पास होगा। क्या बात समझ में आती है? अब समझो, यहां तक समझ आ गया? ये एक पोर्शन था, आपको सब कुछ नोट करने के लिए टाइम दूंगा मैं। पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश करा जाएगा तो पहले किस हाउस में रखा जाएगा? ऑब्वियसली बात है लोकसभा लोअर हाउस में। भाई कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी ना, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट ऊपर दे दोगे, नहीं, सबसे पहले लोअर हाउस से स्टार्ट करना चालू करेंगे। तो पार्लियामेंट में सबसे पहले ये बिल देना पड़ेगा किसको? लोकसभा। बच्चों जब लोकसभा के सामने आपने बिल रखा और लोकसभा ने इस बिल को क्या कर दिया? पास। अब ये बिल जाएगा किसके पास? राज्यसभा के पास। जब राज्यसभा इस बिल को कर देगी पास, तो अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, प्रैक्टिकली काम और बाकी है। बच्चों राज्यसभा के पास आपको जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट से अप्रूवल करवाने। आपको जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट्स अप्रूवल करवाने। प्रेसिडेंट साहब साइन करेंगे। जब उस बिल पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तब वो बन जाएगा एक एक्ट। और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद हर उस बिल की क्या निकलेगी? नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। आपने पढ़ा ही होगा व्हाट डू मीन बाय ऑफिशियल गैजेट? भारत सरकार का राजपत्र। उस प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद, उस बिल के प्रेसिडेंट अप्रूवल के बाद नोटिफिकेशन डेट निकलेगी, नोटिफिकेशन निकलेगी। और नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में क्या दी होगी? इसमें दी होगी इनैक्टमेंट डेट, मतलब किस दिन से वो बिल लगना, यानी कि बिल एक्ट एप्लीकेबल होना चालू हो जाएगा कंट्री में। और जब ये इनएक्टिव डेट होगी उस दिन से एक्ट चालू हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा फिर? लॉ। जैसे कि मान लो हमने मोटर व्हीकल के ऊपर बिल बनाना चालू करा था, तो उस मोटर व्हीकल बिल का नाम रखा था मोटर व्हीकल एक्ट। क्या बात समझ में आती है? हर एक बिल की जब इनैक्टमेंट डेट निकलेगी भारत सरकार के राजपत्र यानी ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से वो बिल एप्लीकेबल होना कंट्री में क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नोट इट डाउन दिस कंप्लीट थिंग, फिर आगे चलें।
ठीक है बच्चों, आई गेस आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। लॉ कैसे इनैक्ट करा जाता है या बनता है इस बारे में बताया है। गवर्नमेंट जिस भी चीज की प्रॉब्लम फेस कर रही होगी उसके रिगार्डिंग कमेटी बनाएगी और कमेटी को एडवाइस करेगी रूल्स बनाओ। उन रूल्स को ड्राफ्ट बिल के रूप में पार्लियामेंट में रखा जाएगा, अगर वो कंट्री के लिए बन रही है मतलब पूरी कंट्री के लिए बन रही है, अगर किसी स्टेट के लिए बन रही है तो असेंबली में रखा जाएगा। पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में पास करवानी पड़ेगी, फिर राज्यसभा में पास करानी पड़ेगी, फिर प्रेसिडेंट से अप्रूवल होने के बाद उसकी नोटिफिकेशन निकलेगी और इनएक्टिव डेट। अगर आपने अभी भी देखा हो तो कुछ टाइम पहले ही सीएए पास किया गया था, अमेंड किया गया था, तो हमारे अमित शाह सर ने पहले उसे लोकसभा में पास कराया, रात को 12 बजे तक लोकसभा में वोटिंग चली थी। उसको पास कराने के बाद नेक्स्ट डे राज्यसभा में पास कराया। जब राज्यसभा में पास हो गया फिर प्रेसिडेंट के साइन तो मिलने ही मिलने थे, वो तो हमारी पार्टी के ही थे, फिर नोटिफिकेशन निकाल दी। बच्चों वैसे ऐसा हो सकता है कि लोकसभा में पास हो जाए राज्यसभा में पास ना हो, या दोनों में पास हो जाए प्रेसिडेंट साहब साइन ना करें, ऐसा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली होता नहीं है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज है। प्रैक्टिकली जो चीज लोकसभा में पास हो गई तो 90% मेजॉरिटी राज्यसभा में लोकसभा की होती है, 90%। बट अगेन इट कैन बी डिफरेंट, देयर मे बी चांसेस। यहां पास हो गया फिर प्रेसिडेंट से होना ही होना है, मतलब प्रैक्टिकली एक बार यहां से निकल गया फिर निकल ही जाता है, बट रुक सकता है, पावर्स है। ठीक है बच्चों, तो रब कर दूं, ये हमारा लॉ का कुछ बेसिक था कि लॉ होता क्या है, लॉ के कितने टाइप्स हैं, देयर कैन बी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। लॉ बनता कैसे है, हाँ लॉ बनने का एक ही तरीका है, यही तरीका है। क्या बात समझ आती है? चलो आगे चलते हैं। तो ये सब पोर्शन बता देता हूं बच्चों, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो हमारे लॉ का बेसिक ये था। ठीक है बच्चों, लॉ की जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट ब्रांचेस हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेजॉरिटी में हम लोग बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत सिविल क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बट मेन हमारा पोर्शन है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। तो आज मैं आपको बिजनेस लॉ का पहला एक्ट आपका जो स्टार्ट करवा रहा हूं, बढ़िया एक्ट है बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा लिंकिंग आ गया इसका तो इस एक्ट में मजा आ जाएगा, बट कॉन्सेप्चुअल एक्ट है, लेवल है इस एक्ट का। एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और ये एक्ट किस दिन बना था? 1930। ये एक्ट किस दिन बना था? 1930। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये एक्ट किस दिन बना था? 1930। ये एक्ट किस दिन बना था? 1930। एक्ट के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं बच्चों। आप सबको पता है कि 1930 में क्या हमारा देश इंडिपेंडेंट था? नो। 1930 में हम लोग अंग्रेजों के शासन में रहते थे, हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 1930 में जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, क्या ये जो लॉ है ये इंडियन पार्लियामेंट में पास किया था या ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया होगा? क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन इज वेदर दिस लॉ was passed in Indian parliament or British parliament as India was not an independent country। सोचो फिर आंसर बताता हूं। कुछ बातें इसके बारे में, कुछ बेसिक बातें लिखवा देता हूं, दो बातें। बहुत ही खुशी होती है मुझे ये लिखते हुए कि बच्चों अब ये एप्लीकेबल है, दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले हर एक्ट में लिखना पड़ता था एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, अब दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है बच्चों, पूरे भारत में लगता है इंक्लूडिंग JNK।
अब अच्छा, कुछ बच्चे इंडिया में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे इंडिया में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर व्हाट इज इंडिया। अरे भाई, क्या आप इंडिया की डेफिनेशन भी नहीं जानते? इंडिया इज व्हाट? 28 स्टेट्स। सर 28 कैसे 29 है? अरे भाई, 2 को यूनियन टेरिटरीज बना दिया था अभी, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सर 8 कैसे 9 होंगी? अरे भाई गूगल कर लो, करंट के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज को अभी अभी जनवरी में मर्ज करा है, तो नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स विद 8 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग इंडियन वाटर्स, इंक्लूडिंग इंडियन वाटर्स। जो इंडिया से फ्लो होने वाले रिवर्स हैं, जो इंडिया के दायरे में आती हैं, वो भी इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड करी जाएंगी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इंडियन वाटर्स। इसमें मत कंफ्यूज होना बच्चों, तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये अपडेट रहा करो। 29 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज थी, उसके बाद 2 स्टेट्स को मतलब सॉरी एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट को 2 बना के यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया, तो 28 स्टेट्स रह गई। 9 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए थी, 2 को 1 में मर्ज कर दिया तो 8 हो गई, इंक्लूडिंग इंडियन वाटर्स, ठीक है। सर ये एक्ट किस दिन से लगना चालू हुआ वो भी समझो। ये एक्ट लगना चालू हुआ मतलब इसकी नोटिफिकेशन डेट बता रहा हूं, मुझे इनेक्टेड डेट बताई थी ना कि किस दिन से लगेगा इनेक्टेड डेट। क्या आज एक्ट बन गया आज से ही लगना चालू? नहीं बच्चों, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज एक्ट पास हुआ, पास होने के बाद उसे अब ड्राफ्ट में ड्राफ्ट कर रहा हूं, प्रॉपर एक बुकलेट में बनाया जाएगा, बुक में रखा जाएगा, ऑनलाइन पब्लिश करा जाएगा, ठीक है ना, उसकी कॉपीज बांटी जाएंगी सबको। तो वो एक्ट को इनेक्टेड डेट निकालते हैं कि आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद। तो इसकी डेट क्या थी? एप्लीकेबल, आपको इतना तो पता ही होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF तो समझते ही हो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था 1930 को लेकर, दैट दिस इज प्री इंडिपेंडेंस एक्ट। अच्छा ये भी समझना, व्हाट इज प्री इंडिपेंडेंस एक्ट, व्हाट आर पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्ट। बच्चों जो एक्ट 1947 से पहले के हैं दे आर प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस। जैसे कि ये कैसा एक्ट है? ये है एक प्री इंडिपेंडेंस एक्ट। ये चीजें बच्चों पेपर में नहीं आती, बट ये चीजें आपकी नॉलेज बताती हैं। These things explain your knowledge कि आपको कितनी चीजों की डीप नॉलेज है। कोई आपसे पूछ ले प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो मतलब क्या? एक्ट प्री इंडिपेंडेंस एक्ट का। तो मैंने क्वेश्चन ये था कि क्या ये इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ होगा ब्रिटिश? तो कई बच्चों का आंसर मन में सोच रहे होंगे दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट। जब भी मैं अपनी लाइव क्लास में ये क्वेश्चन पूछता हूं तो आधे होते हैं इंडियन के साथ, आधे होते हैं ब्रिटिश के साथ। तो आंसर इज ये एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ होगा। किस पार्लियामेंट में? इंडियन पार्लियामेंट। क्यों बच्चों? अरे भाई पार्लियामेंट देश की होती है, पार्लियामेंट बिलोंग्स टू द नेटिव प्लेस, नॉट फॉर द पीपल। ऐसा नहीं कि अगर यूएसए पार्लियामेंट में 10 साल ओबामा जी रहे तो वो वेस्ट इंडियन पार्लियामेंट बन गई, उनका नेटिव प्लेस वेस्ट इंडीज था। हमेशा पार्लियामेंट कंट्री की होती है, इंडियन पार्लियामेंट ही थी, भले ही उसे रूल ब्रिटिशर्स कर रहे थे, दैट थिंग डजंट काउंट। तो आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है जो कि इंडियन पार्लियामेंट में ही पास हुआ था। एप्लीकेबल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम दिस, नोट इट डाउन। आगे चलें। लिख लिया बच्चों? चलो तो बच्चों जब ये एक्ट
कुछ एक और इसके बारे में हिस्ट्री बतानी है, कुछ हिस्ट्री बतानी है इसके बारे में, कुछ हिस्ट्री बतानी है बच्चों। ओरिजिनली इसका जो नाम था, ओरिजिनल इसका जो नाम था इस एक्ट का, वो था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो इसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था। क्योंकि इंडियन वर्ड क्यों डालते थे हम, याद रखना, देखना बच्चों ब्रिटिशर्स ने बहुत कंट्रीज में रूल करा था, कई कंट्रीज उनके अंडर आती थी और हर कंट्री के लोगों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाए थे। अब किसी का लॉ किसी से डिफर करता था, वो तो उस लॉ को सेग्रीगेट करने के लिए हमने क्या करा, इंडियन वर्ड लगाया। जैसे इंडिया का लॉ तो इंडिया, इसका लॉ तो ये, तो इसलिए बोलते थे इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? इंडियन वर्ड वो क्या था कि वो ब्रिटिशर्स ने लॉ इंडिया के लिए बनाया है। बट अरे भाई, क्या हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन वर्ड लगाने की जरूरत है? भाई अब तो हम सारे लॉ अपने लिए बना रहे हैं, हम क्यों लगाएं? तो बच्चों इस एक्ट में चेंज लाए। इस एक्ट में क्या आई? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट आई कब? अमेंडमेंट इन ईयर 1963। 1963 में इस एक्ट में अमेंडमेंट लाए, कुछ अमेंडमेंट आई थी, तो हमने क्या करा, साथ में साथ इंडियन वर्ड भी रिमूव कर दिया और इस एक्ट का नाम क्या बन गया? सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बात समझ में आई? इस एक्ट का क्या बन गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हालांकि अभी बाकी एक्ट्स में अमेंडमेंट नहीं आई है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी भी इंडियन वर्ड है, कंपनीज एक्ट में भी इंडियन वर्ड था, बट 2013 में जब इनेक्ट करा तो इंडियन वर्ड को हटा दिया। ठीक है ना? तो अभी और एक्ट्स में अमेंडमेंट आ जाएगी, आप फटाफट से नोट डाउन करो। आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलिए। चले बच्चों आगे, चलो चलो बच्चों, अब और समझो। अभी और भी चीजें सेल ऑफ गुड्स एक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको समझानी पड़ेंगी। बच्चों सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर बहुत पहले की बात करें, इससे भी पहले कुछ ये साल पहले जाएं, बच्चों पहले सिर्फ एक ही बिजनेस से रिलेटेड लॉ था। कौन सा था वो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले की अगर बात करें तो पहले सिर्फ एक ही लॉ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे भी पुराना है, ये देख लो बच्चों। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, इससे रिलेटेड चीजों में कंफ्यूजन आने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे। तो गवर्नमेंट को लगा जी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला सफिशिएंट नहीं है, इसको सेग्रीगेट करा जाए और इन चीजों को क्या करा जाए, क्लियर करा जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इसके सबसे पहले इन ईयर 1930 इस एक्ट में से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही कुछ प्रोविजंस को हटाया। किसके प्रोविजंस को? गुड्स के प्रोविजंस को, और उन्हें नए एक्ट में डाल दिया जिसका नाम रख दिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गवर्नमेंट ने क्या कहा, भैया हमने एक नया एक्ट बना दिया है, बट
कभी भी अगर इस एक्ट में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए, तो आप किसको रेफर करना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, यानी ये फादर एक्ट है। मेन एक्ट कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस इज द फादर एक्ट। अच्छा, गवर्नमेंट को लगा कि अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको और सेग्रीगेट करा जाए, तो ये सेग्रीगेशन अब 2 साल बाद किया गया और पार्टनरशिप के प्रोविजंस को अलग करके एक नए एक्ट में डाल दिया गया, जिसका नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है ना। तो आपने देखा, फिर से बताता हूं, गवर्नमेंट ने ये कहा इसमें कॉन्फ्लिक्ट से इसलिए इनको सेग्रीगेट करा गया, बट फिर भी कभी इनमें कोई बातें ऐसी हो जो अनकही हो, ना समझ आए, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, तो वापस रेफर कर लेना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम इसी के अकॉर्डिंग डिसीजन दे देंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से फादर एक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये समझना चाहते हो तो इसका बेस जरूरी है। इसका बेस आप सबके पास होगा, मैं मान के चलता हूं, आई नो होगा, बट फिर भी इसकी बेसिक डेफिनेशन करवाने के बाद ही मैं सोगा स्टार्ट करूंगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ बेसिक डेफिनेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझने के बाद ही मैं क्या स्टार्ट करूंगा, सोगा। ये लिखो, फिर आगे चलें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता, आपको आता है, बट फिर भी ठीक है बच्चों, चलो आगे चले। तो मैंने आपको बताया सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा का पूरा बेस्ड है, यानी कह लो एक चाइल्ड एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट एक्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है ना। आपको ये सब आती है, एक फॉर्मेलिटी के लिए नोट डाउन कर लो, एक बढ़िया नोट्स बन जाएंगे इससे। ठीक है ना बच्चों। सेल है क्या, सेल एक तरह का कुछ नहीं है, सेल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। बाकी सब बातें छोड़ो, ये पूरी टर्म बाद में समझाऊंगा। सेल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये तो बताओ। सेल तो हमें पता है बिक्री करना, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बताओ। अगर आप ये कह रहे हो सेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट होता है एक एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। सर ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट समझ आ गया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। बट हमें एग्रीमेंट तो बताओ क्या होता है। एग्रीमेंट सुनो, एग्रीमेंट है एग्रीमेंट है आप सबको ही पता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है ना। ठीक है सर। सर तो एक बार प्रॉमिस और कंसिडरेशन भी बता दो। ये भी बताया तो कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। इसका क्या मतलब है, समथिंग इन रिटर्न। और प्रॉमिस का क्या मतलब है, प्रॉमिस का क्या मतलब है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर एक बार अभी तीनों डेफिनेशंस का एग्जांपल दे दो। हाँ एग्जांपल समझो, तीनों डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आपको आती हैं चीजें, मैं नहीं कह रहा, बट एक बार मेरे तरीके से समझ लो। सर ए ने
बी को ऑफर करी, ए ने बी से कहा कि मिस्टर बी, मैं आपको अपनी कार सेल करना चाहता हूं और उसके बदले आपसे 3 लाख रुपए लूंगा। बी ने कहा बस 3 लाख, ए ने कहा जी 3 लाख। उसने कहा जी कहानी डन करो, डन डना डन डन, शाम को पैसे लेकर आऊंगा, गाड़ी ले जाऊंगा। ए ने कहा जी आ जाना। ए ने ऑफर दिया, बी ने इसके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब ऑफर को सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस दे दे, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। तो ये एक प्रॉमिस बन गया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। सर प्रॉमिस में अगर कंसीडरेशन हो तो वो एग्रीमेंट। कंसीडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। ए को कुछ बदले में मिल रहा है, सर ए को पैसा मिलेगा। बी को बदले में मिल रहा है, सर बी को कार मिलेगी। कंसीडरेशन फॉर बोथ। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो लिख लो कंसीडरेशन फॉर दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन। जब आप सामान खरीदते हो तो आपको भी कुछ मिलता है। ए को क्या मिल रही है, 3 लाख रुपए, बी को क्या मिल रहा है, कार। तो ये प्रॉमिस जिसमें दोनों के लिए कंसीडरेशन था क्या बन गया, एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। सर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसका क्या प्रूफ है, समझना। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चीज बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, फिर भी बता देता हूं। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है कि अगर एग्रीमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन के नेचर का है तो वो लॉ से एनफोर्सेबल है, अदरवाइज नहीं है। कैसे नेचर का है, मैंने बताया कमर्शियल नेचर। क्या ये ट्रांजैक्शन कमर्शियल नेचर की है, यस भैया, सेल परचेज हो रही है, इससे बड़ा कमर्शियल नेचर क्या होता है। ये एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर का है, कमर्शियल नेचर का है तो लॉ से एनफोर्सेबल है। तो क्या है, लॉ से एनफोर्सेबल है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि यहां पे किसी गुड की सेल हो रही है, इसलिए इसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई बात समझ में आई, सारी बातें समझ में आई, सॉरी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आपने एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के लिए कंसीडरेशन था, कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन थी, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी गुड्स के लिए है तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर वो गुड्स के लिए नहीं है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा ही नहीं। इतना तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है ना। फटाफट इसको नोट करो। अब अपना मेन सोगा चैप्टर पे, सेल ऑफ गुड्स चैप्टर में आते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम अपने ओरिजिनल स्टूडियो से नहीं शूट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपको ओरिजिनल क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी वो सारी प्रोवाइड करी जाएंगी प्रोजेक्टर और पैनल की,
ठीक है ना। प्रॉपर प्रोजेक्टर पैनल के साथ ही मॉड्यूल की क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी। अभी की क्लासेस बिकॉज ऑफ हम अपना लॉकडाउन की वजह से नहीं शूट कर पा रहे हैं, तो अभी के लिए ऐसे लेक्चर्स हम व्हाइट बोर्ड पे शूट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपना सोगा चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ उसको पढ़ने के लिए एक बेस बनाया था कि सोगा क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है ना। अब इस मेन चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग अपने पेन्स जमा कर देना, जब मैं आपको बोलूंगा नोट करने के लिए आप तब सारी चीजों को नोट करना, समझो चीजों को बस। सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूं समझो, फिर आराम से अपना नोट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है मिस्टर ए ने ऑफर करी बी को, मिस्टर बी आपको बेचना चाहता हूं मैं, क्या आपको बेचना चाहता हूं मैं क्या, फैंस। आपको क्या बेचना चाहता हूं मैं, फैंस, पंखे। बी ने कहा जी ठीक है, कितने रुपए में बेचोगे, उसने कहा जी ₹1000 पर फैन, ठीक है ना। आपको फैंस बेचूंगा, जितने भी कहोगे ₹1000 पर फैन के हिसाब से ले लो, मार्केट में सबसे सस्ता है, ठीक। बच्चों जो बेच रहा है सेलर, जो खरीद रहा है वो बायर, ओके। जो चीज बेची जा रही है वो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये कॉन्सेप्ट समझना, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल समझते हो, जिस चीज को मूव करा जा सकता है, जैसे कि ये मार्कर, फैन, एसी, फ्रिज, दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल गुड्स। अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो आएगी गुड्स की डेफिनेशन में। किसकी डेफिनेशन में आएगी, गुड्स। तो क्या मैं कह सकता हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, सिर्फ कैसी प्रॉपर्टी आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे लिख लेते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सिर्फ कैसी प्रॉपर्टी आएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, गुड्स। हालांकि गुड्स की डेफिनेशन भी बताऊंगा। क्या यहां तक बात समझ में आई, ओके। अब बच्चों फैन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, फैन एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो गुड्स है। इतना हटा दूं, इसकी तो जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप समझ ही गए होंगे। यानी कि मैं शॉर्ट में सिर्फ इतना भी कह सकता हूं कि फैन गुड्स है। फैन क्या है, फैन गुड्स है। अब कॉन्सेप्ट समझना, जो अब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन एक गुड्स है, ए ने कहा बी से आपको फैन बेचना चाहता हूं ₹1000 पर फैन, खरीदोगे। बी ने कहा जी हां मुझे चाहिए, मुझे 100 फैन भिजवा दो फटाफट। क्या भिजवा दो, 100 फैंस। क्या भिजवा दो, 100 फैंस। दैट मीन्स आज ही सेल कर रहा है मिस्टर ए, आज ही सेल कर रहा है, यस। सुनना, इन गुड्स की दो बातें हो सकती हैं, आज ही सेल कर रहा है, क्या बात समझ रहे हो, आज कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट समझना, सर आपको आज 100 फैंस बेचूंगा ₹1000 में। बी ने कहा जी आज खरीदूंगा 100 फैंस ₹1000 में, शाम को भिजवा देना। आज ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज ही सेल हुई, समझना। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहां दो बातें आज हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, सेल आज हुई। एक दूसरा केस समझना, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का मौसम चल रहा है। बी ने कहा सर आपसे फैन तो खरीदूंगा, बट खरीदूंगा 6 महीने बाद, मतलब जून में खरीदूंगा, अभी बिक्री नहीं है।
रखूंगा कहां? हाँ, बट आज वादा करता हूं आपसे, खरीदूंगा आपसे। कितने रुपए में खरीदूंगा? 1000 रुपए में खरीदूंगा, बट खरीदूंगा कब? आफ्टर 6 मंथ्स। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तो आज हुआ, इसे बोलते हैं, पहले तो ये समझो, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। दो बातें हुई हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, ये कब हुआ है? आज हुआ। एग्रीमेंट टू सेल खरीदूंगा कब? आफ्टर सम टाइम। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, ये भी कब हुई? आज ही हुई। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ, ये कब होगा? फ्यूचर में। क्या बात समझते हो? दो बातें समझ आई। यानी कि गुड्स के दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज ही सेल हुई। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल फ्यूचर में होगी। एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया। क्या बात समझ में आती है? अब सुनो आगे। यहां तक कोई डाउट? अब सुनो आगे। सेल की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट लगाना बस। बच्चों, सेल का जो मतलब होता है ना, और जो दुनिया समझती है, वो डिफरेंट है। जो लॉ की नजरों में सेल का मतलब है और जो दुनिया इसे समझती है, वो अलग है। लेमैन सेल को कुछ और समझता है और एक प्रोफेशनल सेल का मतलब अलग समझता है। बच्चों, सेल का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप को हिंदी में कहते हैं राइट, या फिर कह लो अधिकार। और सेल से एक दूसरी मिलती जुलती चीज जिसे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो होती है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, मतलब फिजिकली पोजेशन ट्रांसफर करना। अब दोनों में फर्क समझना। सर, मैं आपको गुड्स बेचूंगा, शाम को मेरे से गुड्स ले जाना, 1000 रुपए के हिसाब से 100 सेल्स बेचूंगा शाम को। यानी कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, क्या हो गई? ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करा, क्या ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप। यानी कि यहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली। यहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट फ्यूचर डेट। यहां पे ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? फ्यूचर डेट। समझना? फिर समझाता हूं, एक बार फिर समझाता हूं। आपने गुड्स को दो तरीके से बेच सकते हो। आज कॉन्ट्रैक्ट करो, आज ही बेच दो। आज बेचने का मतलब है आप उसका ओनरशिप, ओनरशिप मतलब अधिकार आज दे रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल का मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट करा जी, बेचूंगा, ओनरशिप फ्यूचर में दोगे। सर, व्हाई ओनरशिप नॉट पोजेशन? बच्चों, ओनरशिप बड़ी चीज है, नॉट पोजेशन। ओनरशिप का ये मतलब है, अगर आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करा कि जी मेरे से अभी गाड़ी ले जा, 3 लाख रुपए दे जा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, वो कह रहा है गाड़ी तो लेके मानूंगा, आप कह रहे हो जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था बट मेरा अब मन नहीं है बेचने का, वो आपसे क्या कहेगा? गाड़ी तो मैं लेके रहूंगा। क्यों जी? मेरे पास अधिकार आ गया है। क्या आ गया है? अधिकार। क्या आ गया मेरे पास? अधिकार है जी मेरे पास गाड़ी लेने का। बट यही आपने करा होता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। क्या करा होता? एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट आज करा, एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर में। अगर आप गाड़ी नहीं बेचते तो वो आपसे क्या ले पाता? डैमेजेस। क्या ले पाता? डैमेजेस। समझना?
आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करा, आज ही किसी चीज की सेल कर दी, तो दैट मीन्स ओनरशिप उसकी हो गई, उस गाड़ी पर अधिकार उसका हो गया। आप ये नहीं कह सकते नहीं जी मैं अब गाड़ी नहीं दूंगा, ये मैं अपने पास रखूंगा। नो, वंस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, वो गाड़ी उसकी हो गई, भले ही पोजेशन आपके पास रखा हुआ हो। फिर से बताता हूं, पोजेशन से कोई फर्क नहीं होता। कहां लिख दूं ये नोट? यही लिख देता हूं, ये लो, नहीं यहां नहीं, यहां तो थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है, यहां लिख देता हूं नोट V, यहां पे दिखेगा नहीं बच्चों आपको, यहां लिख देता हूं नोट, समझो नोट में क्या लिख रहा हूं। वी आर नॉट कंसर्न, वी आर नॉट कंसर्न व्हेन possession is given. We are not concerned, हमें नहीं मतलब possession कब given है। It may be, it may or may not be given, it may or may not be given at the time of sale. बच्चों ये सेल के टाइम पर दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई भी क्या है, श्योरिटी नहीं है। फिर से समझना, मैंने कहा सर आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, 3 लाख की खरीदोगे? उसने कहा जी खरीदने के लिए तैयार हूं, 3 लाख रुपए लेके आ रहा हूं, गाड़ी दे दो फटाफट। उसने कहा जी ठीक है, मैंने कहा जी ठीक है, गाड़ी फटाफट पैसे दो, गाड़ी दे दो। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं। उसने कहा जी मैं 1 हफ्ते बाद आके खरीदूंगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, यानी ओनरशिप भी कब दूंगा? 1 हफ्ते बाद। ओनरशिप भी कब दूंगा? 1 हफ्ते बाद। यहां आज ही ओनरशिप दे दी, ओनरशिप का मतलब अधिकार दे दिया, गाड़ी उसकी है, वो अभी पोजेशन लेके नहीं गया, क्यों? पैसे लेके आ रहा है ना अभी। बट यहां पे अभी कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट करा है, बाद में बेचेंगे, बाद में खरीदेंगे। क्या बात समझ में आती है? तो इसे क्या बोलते हैं? सेल। इसे क्या बोलते हैं? सेल। सेल 2 तरह की, आज कॉन्ट्रैक्ट करा, आज सेल कर दी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आज कॉन्ट्रैक्ट करा, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा है, सेल बाद में करेंगे, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यहां ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप का मतलब अधिकार, यहां ओनरशिप फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। सर अगर पोजेशन की बात करें बच्चों, पोजेशन का, डिलीवरी का एक अलग टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, बट पोजेशन का मतलब यही बता दिया, पोजेशन और सेल के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है, सेल के बाद भी। एक और एग्जांपल सुनना, इस एग्जांपल से चीजें और क्लियर होंगी। मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने उससे 1 लाख की गुड्स खरीदे, मैंने उससे 1 लाख की गुड्स खरीदे, मैंने उससे कहा ये लो जी पैसे, सेल हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, गुड्स मेरे पास आ गए। बट मैंने उससे कहा भाई साहब मैं तो जा रहा हूं घर, इतने गुड्स मैं कहां से लेके जाऊं, आप गुड्स शाम को मेरे घर भिजवा देना। उसने कहा जी भिजवा दूंगा। उसने क्या कहा जी, आपको गुड्स शाम को आपके घर भिजवा दूंगा। बताना सेल कब हुई? अभी। ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? अभी। पोजेशन कब ट्रांसफर होगा? बाद में। बट क्या आपको पोजेशन से लेना देना है? नो। इसे क्या मानोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या मानोगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओनरशिप तो आज ट्रांसफर हो गई थी ना, जैसे ही पैसा दिया, गुड्स लिए, ओनरशिप ट्रांसफर। वो भेजेगा बाद में, वो बाद में आएंगे, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल समझना। मैं गया, नई गाड़ी आई है अभी अभी, अपनी वेन्यू, हुंडई की वेन्यू बुक कराने। मैं गया, मैंने कहा जी वेन्यू चाहिए। उसने कहा जी 6 महीने बाद आएगी, एडवांस महीने जमा करवा दो, वेटिंग है। मैंने 1 लाख रुपए जमा करवा दिए, 6 महीने बाद गाड़ी आएगी। पता ना ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? 6 महीने बाद। बट आज का कराया कॉन्ट्रैक्ट, आज कॉन्ट्रैक्ट ये कराया 6 महीने बाद आपसे वेन्यू खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा तो मेरा ये 1 लाख फॉरफिट कर लेना। ये क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। आज कॉन्ट्रैक्ट करा, ओनरशिप कब मिलेगी? फ्यूचर में। अच्छा वेन्यू कब मिलेगी? पोजेशन भी कब मिलेगा? वो भी 6 महीने बाद ही मिलेगा। क्या बात समझ में आती है? फटाफट इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना, फिर आगे चलो। तो यहां पे हमने आपको सेल बताया और गुड्स बताया। अब आगे चल के हमें कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, वो लिखवाऊंगा, यहां तक नोट डाउन करो।
चलो बच्चों, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी धीरे धीरे दोनों टर्म्स आपको और समझ आने लगेंगी ओनरशिप और डिलीवरी के बीच में। देखो बच्चों, जो बच्चा ये बात समझ सकता है कि ओनरशिप होना, किसी चीज पर अधिकार होना और किसी चीज का पोजेशन होना तो डिफरेंट चीजें हैं, वो इजीली ये बात को समझ पाएगा। आपने किसी से गाड़ी मांगी कि यार मुझे अपने पेरेंट्स को कहीं ड्रॉप करने जाना है, मुझे गाड़ी दे दे। आपने उससे गाड़ी का पोजेशन मांगा है, वो डिलीवरी है। आपने उससे ओनरशिप नहीं ले ली। ओनरशिप का मतलब है अधिकार होना, कि गाड़ी क्या मेरी है, क्या मेरा अधिकार है। जिस चीज का आप पर अधिकार है, जिस चीज का अधिकार आपके पास है, आप उस चीज को कैसे भी यूज करो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप उसे तोड़ो, फोड़ो, रीसेल कर दो, प्लेज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओनरशिप एक बड़ी टर्म होती है, बार बार बोलता हूं, अधिकार होना इज बिगर थिंग। तो ये वही है, सेल का मतलब आज ही अधिकार दे दिया कि ये गुड्स आपके हैं, आप इसके साथ जो मर्जी करो। कल को ये खराब हो गए तो भी आपके, कल को इनका प्राइस बढ़ गया तो भी आपके। बट यहां ऐसा नहीं है, यहां आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया कि ये गुड मैं फ्यूचर में खरीदूंगा। जब फ्यूचर में पहुंच जाऊंगा मैं, तब इन गुड्स को खरीदूंगा। जब मैं फ्यूचर में इन गुड्स को खरीदूंगा, तब मेरे पास इनका क्या आएगा, ओनरशिप आएगा। क्या बात समझ में आती है? चल, अब कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो पढ़नी है। इस चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो पढ़नी है, ठीक है ना। डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इस चैप्टर में डाल देना। ये सिर्फ क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, यहां मैंने कुछ भी समझाया नहीं था। ये सिर्फ चैप्टर का आपके लिए बेस बनाया था, हर एक चीज का, ईच एंड एवरीथिंग का आपके लिए क्या बनाया था, बेस बनाया था कि चैप्टर एक्चुअल में है क्या। आज की क्लास में डेफिनेशंस और पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के बाद फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखो, बात करते हैं डेफिनेशंस की। समझना डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन, जो आपको चार्ट बनवाया था ना, उन्हीं के ऊपर सारी डेफिनेशन है, वहीं सारी डेफिनेशन थी। सबसे पहली डेफिनेशन किसकी थी सर? सेलर कौन होता है? बच्चों 2 मिनट का काम है। सेलर कौन है? सेलर इज अ पर्सन, सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स, जो बेचता है भाई, और एग्रीज टू सेल। इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे सर? जो आज बेचता है या फ्यूचर में बेचने का वादा करता है वो सेलर है। अभी आपको इतनी देर से यही समझा रहा था। तो ऐसे ही बायर बता दो सर, पर्सन हु बायज, जो खरीदता है, और एग्रीज टू बाय, ठीक है ना, हु बायज और एग्रीज टू बाय। अगला, सेल क्या होती है? सेल का मतलब समझना, सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अच्छा, इस चैप्टर में ओनरशिप को एक और वर्ड से जाना जाता है, ओनरशिप का सिनोनिम है इस चैप्टर के लिए प्रॉपर्टी। कंफ्यूज मत होना, सॉरी कंफ्यूज मत होना। ओनरशिप का एक और मतलब है, दैट इज प्रॉपर्टी। ओनरशिप को क्या बोल सकते हो? प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। और मैं आगे वाली क्लासेस में इसको प्रॉपर्टी बोल के ही क्या करूंगा, रेफर करूंगा। प्रॉपर्टी बोल के ही क्या करूंगा, रेफर करूंगा, ठीक है ना। ओनरशिप को और क्या बोल सकते हो? प्रॉपर्टी। आगे आ जाओ। एक इस चैप्टर में और पर्सन है जिसे बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। मैंने इसके बारे में भी बताया नहीं, बता देता हूं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा। मर्केंटाइल एजेंट इज अ पर्सन हु, एक सेकंड रुको, हाँ बस खत्म कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, ठीक है।
देखना, मर्केंटाइल एजेंट इज अ पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, who on behalf of seller do following things, that is A, sell, जो सेलर के बिहाफ पर काम करे, सेल करे गुड्स को, बाय करे गुड्स को, कंसाइन करे गुड्स को, प्लेज कर दे, और एनी अदर कस्टमरी एक्टिविटी और एनी अदर कस्टमरी एक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है ना? कौन होता है मर्केंटाइल का मतलब समझते हो ना, बिजनेस एजेंट, एक ऐसा पर्सन जो सेलर के बिहाफ में कुछ को सेल कर रहा है, या सेलर के बिहाफ पर बाय कर रहा है, या पैसों की जरूरत थी तो प्लेज कर दिया, या और भी कोई कस्टमरी बिजनेस, कस्टमरी एक्ट मतलब होता है जो उसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ एक्ट है। ठीक है ना? तो ये डेफिनेशन थी सबकी। अभी गुड्स की डेफिनेशन बाकी है, गुड्स की डेफिनेशन बाकी है। यहां तो लिखो भी गुड्स की डेफिनेशन समझे। लिख लिया सबने? चलो, ये 4 डेफिनेशन हो गई। अभी गुड्स की डेफिनेशन बाकी है। ये डेफिनेशन है हमारी किसकी? गुड्स की। गुड्स की डेफिनेशन समझना, गुड्स की डेफिनेशन अच्छी है। गुड्स की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, ठीक है ना? और आ क्या सकती है? आएगी ही आएगी, पेपर में आती ही आती है। हर 2 में से 1 अटेम्प्ट में गुड्स की डेफिनेशन आती ही आती है, समझना। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स क्या होते हैं समझना। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की क्या? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? उसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड, और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं समझना। सबसे पहला बच्चों, ऐतिहासिक सिक्के क्या गुड्स हैं? ऐतिहासिक सिक्के, यस। ओल्ड, रेयर, एंटीक कॉइन्स, बहुत पुराने बच्चों, लाखों साल पुराने, हजारों साल पुराने सिक्के, यस। खरीदे बेचे जाते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है ना? ओल्ड, रेयर, एंटीक कॉइन्स। ठीक है? अच्छा, फसल जो उगती है, क्रॉप्स, क्या ये गुड्स हैं? यस, मार्केट में खरीदा बेचा जाता है। अच्छा, थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रीज, क्या पेड़ गुड्स हैं? ये बताओ, क्या पेड़ गुड्स हैं? यस, ट्रीज आर गुड्स। सर वो तो इमूवेबल है, वो तो इमूवेबल है। नहीं बच्चों, ट्रीज को बेचने से पहले कट करा जाता है, दे आर सीवियर्ड फ्रॉम द ग्राउंड फॉर सेल। ऐसी वो हर चीज जो ग्राउंड से सीवियर, काटी जा सकती है, हटाई जा सकती है बिफोर सेल, आर मूवेबल गुड्स। ट्रीज, ग्रास, आपको पता है कई दवाइयों में ग्रास यूज होती है, ग्रास को काट के बेचा जाता है, दवाई बनाई जाती है।
trees, grass, and any other thing attached to land which can be severed का मतलब होता है कट, which can be severed before sale, which can be severed for sale, जिसे काट के बेचा जा सकता है। अच्छा, फोर्थ, आगे समझना क्या पानी गुड्स है? क्या हवा गुड्स है? क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड है? बताओ, क्या पानी गुड है? यस, खरीदा बेचा जाता है। क्या हवा गुड है? कई बच्चे कहेंगे नो सर, हवा कहाँ गुड है? अरे हाँ भाई, गैस नहीं खरीदते, बताओ, गैस नहीं खरीदते, सीएनजी नहीं खरीदते, क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदते? गुड्स है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट है, आप सबको ही पता होगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल। क्या ये सब भी गुड्स हैं सर? हाँ, आपने खरीदी बेची नहीं है क्या? बचपन में 11th 12th में अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं की? गुडविल बेची, गुडविल खरीदी। पेटेंट पता है क्या होता है? पेटेंट, बच्चों किसी भी चीज को पेटेंट करा लिया। जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया, मैंने कोविड-19 की वैक्सीन बना दी, फॉर्मूला बना दिया, इतना ये डालो, इतना ये डालो, कोविड-19 की वैक्सीन बन जाएगी, पेटेंट करवा लिया, कोई और ना बना ले। कॉपीराइट, मैंने नया गाना रिकॉर्ड करा, कोई और ना चुरा ले, कॉपीराइट करवा दिया। ट्रेडमार्क, किसी सिंबल को, जैसे मैग्डी का सिंबल है, कॉपीराइट करवा दिया, कोई और ना यूज करे। गुडविल, एक बिजनेस का, बिजनेस की रिस्पेक्ट, बिजनेस की जो भी बिजनेस ने कमाई है, रेपुटेशन, ट्रेडमार्क। क्या करी जा सकती है? खरीदी बेची जा सकती है। These all are goods, ये सब क्या है? गुड्स। बच्चों बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें गुड्स नहीं माना जाता, एक्सक्लूड्स, गुड्स नहीं माना जाता। सर वो बताओ। पहला, मनी। सर मनी गुड्स नहीं है, ये तो आप गलत बात कह रहे हो। सर हम यूएस से जाते हैं तो डॉलर खरीदते हैं एजेंसी से, हम यूरोप जाते हैं तो पाउंड खरीदते हैं, सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर डॉलर खरीदते हैं। आप कह रहे हो मनी गुड्स नहीं, हम तो खरीदते हैं गुड्स। बच्चों को खरीदना नहीं है, वो बार्टर है, एक्सचेंज। रुपए के बदले डॉलर दे दो, दैट इज एक्सचेंज, दैट इज बार्टर, दैट इज नॉट सेल। क्या बात समझ में आती है? ये गुड नहीं है, यहाँ एक्सचेंज होता है। और दूसरा, एक्शनेबल क्लेम्स, ये भी गुड्स नहीं है। कुछ बच्चों को एक्शनेबल क्लेम्स पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता। जिनको नहीं पता मैं समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना? नोट डाउन करो, मुझे एक्शनेबल क्लेम्स के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए, आप नोट डाउन करो। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, समझा के डेफिनेशंस के साथ क्लास ओवर करेंगे, नई क्लास में नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। नोट डाउन करो। आई गेस सबने लिख लिया होगा। लास्ट टॉपिक आपको समझाना है एक्शनेबल क्लेम्स, बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है ना? आगे चलो, लास्ट चीज बताता हूं आपको, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होती हैं ये समझना। हिंदी में समझाता हूं, क्लेम लेने का एक्शन, बात खत्म। क्लेम लेने का एक्शन समझना। बैंक ने, एचडीएफसी ने एक लोन दिया मिस्टर एक्स को 10 लाख का। अब जी जब लोन की रीपे करने की बारी आई तो मिस्टर एक्स फेल टू पे, नहीं दे पाए।
बैंक से कह रहे हैं जो करना है कर लो, मैं तो नहीं देता, पैसे हैं ही नहीं मेरे पास, मैं दूं कहां से। और मान लो अनसिक्योर्ड लोन था, कुछ गिरवी भी नहीं रखा था, क्या अनसिक्योर्ड लोन से मिलते हैं? यस मिलते हैं बैंक से, जहां कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपको लोन मिल जाता है, अनसिक्योर्ड लोन था। आपको क्या लगता है कि बैंक इसके पास से 10 लाख रुपए लेने के लिए कोर्ट में जाएगा, केस फाइल करेगा? नो। अरे भाई बैंक के लिए 10 लाख रुपए कोई अमाउंट ही नहीं है। आपके लिए होगी बहुत बड़ी अमाउंट, मेरे लिए है बहुत बड़ी अमाउंट, बैंक के लिए नहीं है। अरे 10 लाख क्या 1 करोड़ भी होता तो भी शायद बैंक नहीं जाता। बट क्या ऐसा लोन सिर्फ बैंक ने मिस्टर एक्स को दिया होगा? 1 लाख लोग होंगे कम से कम जिसको ऐसे लोन दिए होंगे, छोटे मोटे लाख, 10,000, 20,000, 50,000 क्रेडिट कार्ड के बिल। अब बच्चों अगर वो हर किसी के अगेंस्ट में केस फाइल करने लगे, मान लो 1 लाख कस्टमर्स हैं, सबने, किसी ने 10,000 लिया है क्रेडिट कार्ड का, किसी ने 20,000 लिया है, किसी ने 10 लाख, किसी ने, क्या बैंक 1 लाख केसेस में कोर्ट में केस फाइल करेगा? रोज हियरिंग पे जाएगा। कोर्ट की हियरिंग्स आपको पता है 20-20 साल चलती हैं और उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता। 20 साल हियरिंग चलने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि जा सकता है? ये मत सोचना कि जा नहीं सकता, बैंक जा सकता है भाई, बट क्या जाएगा? नो। बैंक अगर इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करेगा तो बच्चों वो और बिजनेसेस कब करेगा, कमाएगा कब? तो बैंक इतने पछड़ों में नहीं पड़ता। हाँ बड़े बड़े लोन जो होते हैं वहां तो जाता है, जहां सिक्योर्ड होते हैं गिरवी तो रख देता है, गिरवी बेच देता है प्रॉपर्टी, पर जो अनसिक्योर्ड है, जो लोग ही ये कह रहे हैं है ही नहीं, भाग के क्या करेगा? अपना घर चेंज कर लेगा। बैंक पहले क्या करे? इसका घर ढूंढे, घर ढूंढने के बाद नोटिस भेजे, नोटिस के बाद ये हियरिंग पे ना आए, फिर नोटिस भेजे। बैंक तो पागल हो जाएगा, बैंक के पास यही काम रह गया। क्या करते हैं बैंक? मान लो एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ऐसे लोन बैंक ने 100 लोगों को दिए हैं, चलो 10 लोगों को दिए हैं, 10 और लोग हैं, 10 और पर्सन है जिनको ये लोन दिया गया है। कितना हो गया? 10 लोगों को, यानी 1 करोड़ का होगा। एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल बहुत बड़ा होता है वैसे। तो टोटल कितने का लोन हो गया बैंक के पास कि बैंक को 1 करोड़ रुपए लेना है। ठीक है जी। अब जी बैंक को तो 1 करोड़ रुपए मिट्टी है, बैंक जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि बैंक इन लोन्स के लिए लोगों के पास जाए, क्योंकि लोग नहीं देते पैसा। और कोर्ट भी हमारे, मतलब कोर्ट क्या, मैं कोर्ट के बारे में बोलूं, रूल्स ही ऐसे हैं कि कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता जब इंसान देना ही नहीं चाहता तो कोर्ट भी हार मान जाएगा, आएंगे नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। कोर्ट, बैंक क्या करेगा? बैंक किसी थर्ड पार्टी को ढूंढेगा। थर्ड पार्टी बताता हूं ये कौन होती है। थर्ड पार्टी होती है ये एरिया के दादा लोग, तो होते हैं भाई टाइप, बिल्कुल हाँ जी क्या है। बैंक ऐसी किसी पार्टी को ढूंढेगा, लीगल काम बता रहा हूं, ये आप ये मत समझना इलीगल है, बिल्कुल लीगल तरीके से सब कुछ चलेगा। बैंक कहेगा जी मुझे 10 लोगों से 1 करोड़ रुपए लेने हैं, मेरे लिए तो 1 करोड़ वेस्ट है, आप बताओ, मैं ये 1 करोड़ रुपए लेने का अधिकार इन 10 लोगों से आपको दे रहा हूं, मतलब ये 10 करोड़ 1 करोड़ रुपए की जो फाइल है ये आपको दे रहा हूं, मुझे आप कितना दिलवाओगे? ये पार्टी क्या करेगी? चेक करेगी भैया कौन पार्टी किस लायक है, कितना पैसा निकल सकता है। इसने कैलकुलेशन लगाया, मैं इन लोगों से पैसा लेने जाऊंगा ना 70 लाख तो निकलवा लूंगा, 70 लाख तो निकलवा लूंगा। बैंक को कहा जी आपको 50 लाख दूंगा, क्या दूंगा आपको? 50 लाख, और मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। बैंक ने कहा जी सही है भैया, बैंक के लिए तो भागते चोर की लंगोटी काफी, मेरा तो 1 करोड़ जा रहा था, मैंने अपनी डेट्स का क्या कर दिया? सेल कर दिया। ये क्या है? सेल ऑफ डेट्स। मैंने अपनी डेट्स का क्या कर दिया? सेल कर दिया। जाओ, ये फाइल आपकी, ये सारे के सारे अधिकार आपके, कुछ अगर गिरवी वैसे तो होगा ही नहीं मैंने बताया, फिर भी कुछ है सब आपका, मुझे क्या दे दो? बस 50 लाख दे दो, मैं हूं। अब ये थर्ड पार्टी जाने और ये 10 पर्सन जाने, अब ये थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट में केस करे, इनका कॉलर पकड़े, कुछ भी पकड़े, मैं आपको बताता हूं ये थर्ड पार्टी आपको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपकी डेट्स को खरीद चुकी है कुछ ना कुछ पैसे में। ये आपसे कुछ भी पैसा लेके ही मानेगी। मान लो 10 लाख रुपए लिए मिस्टर एक्स ने, भले ही 10 नहीं 6 ही दे दे भैया, हमें तो कितना रिकवर करना है? मिनिमम 50 से ऊपर जितना आगे प्रॉफिट। कई लोग डर के मारे सारा दे देते हैं, और ये लोग कोर्ट में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। इनका तो काम भैया, जिनका काम ही यही है,
जो लीगली तरीके से ही काम कर रहे थे, हमने डेट्स खरीदी, हम रिकवर कर रहे हैं पैसा, कुछ मारपीट थोड़ी ना करेंगे आपके साथ। आप ये सोचो घर में कुछ नहीं, बच्चों लीगल तरीके से निकलवाएंगे, पीछे पड़ जाएंगे आपके। जो बैंक नहीं कर पा रहा था अब वो ये करेंगे, इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। तो इन्हें ये जो सेल हुई है ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, ये कहा है कि दीज एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट गुड्स। तो बच्चों आज की क्लास अपनी यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से लेकर बच्चों कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को मुझे मैसेज कर दो, ठीक है ना। आप मुझे डाउट का मैसेज कर दो एंड आई विल सॉल्व योर डाउट, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड इवनिंग।